नमस्कार दोस्तों, BS ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के कारक, व्यक्तित्व के वर्गीकरण तथा व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत के विषय में चर्चा की। आज के इस क्लास में हम व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, युंग के विश्लेषणात्मक सिद्धांत, अल्पोर्ट एवं कैटल के शीलगुण सिद्धांत, मास्लो का मांग के सिद्धांत, व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां, शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, DSSB, बिहार टेट या अन्य राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत, ये मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं फ्रायड महोदय। इसके प्रवर्तक कौन हैं? फ्रायड हैं। इन्होंने व्यक्तित्व का एक मॉडल दिया। उस व्यक्तित्व के मॉडल को दो भागों में विभक्त किए। पहला मॉडल है आकारिक मॉडल और दूसरा मॉडल है गत्यात्मक मॉडल। आकारिक मॉडल, इसके 3 अवस्थाएं बताएं। नंबर 1 है चेतन अवस्था, नंबर 2 है अवचेतन अवस्था और नंबर 3 है अचेतन अवस्था। देखें, चेतन अवस्था, इसका संबंध वर्तमान विचार से है। इसका ये जो चेतन अवस्था है, इसका संबंध वर्तमान विचार से है। अवचेतन अवस्था, यह सुप्त विचार जो याद करने पर याद आ जाए। कैसे? जो याद करने पर याद आए वह अवचेतन है। और अचेतन के अंतर्गत अनैतिक एवं असामाजिक इच्छाओं का दमन होता है। दूसरा है गत्यात्मक मॉडल। गत्यात्मक मॉडल के 3 भेद बताए। इन्होंने बताया कि पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। इड क्या है? इड के अंतर्गत मूल प्रवृत्तियां या काम वासना की पारसिक इच्छा जो संतुष्टि चाहती है, सही गलत का बोध न हो। माने इसमें व्यक्ति सही गलत क्या है इसका निर्णय नहीं ले पाता है। ईगो, इसका संबंध वर्तमान से है, जो तर्क व निर्णय करते हैं। कौन? ईगो के अंतर्गत तर्क व निर्णय करते हैं। सुपर ईगो, यह नैतिकता या संस्कार सामाजिक है। सुपर ईगो क्या है? यह नैतिकता, इसके अंतर्गत नैतिकता या संस्कार इत्यादि होते हैं। फिर देखें, फ्रायड ने इड को पूर्वजों की स्मृति अवशेषों का भंडार कहा है। किसको? इदम को, अर्थात इड को उन्होंने पूर्वजों की स्मृति अवशेषों का भंडार कहा है। जबकि सुपर ईगो को आत्मा की अंतःकरण की पुकार कहा है। फ्रायड ने का कहना है कि जब इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है तो हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। जब ये संबंध या समन्वय टूट जाता है तो व्यक्तित्व का विघटन होता है। व्यक्तित्व विघटन की स्थिति तब होती है जब ईगो कमजोर होता है। ऐसे में सुपर ईगो हमारी कामनाओं, वासनाओं, इड का दमन कर देता है, जिससे ये अचेतन चली जाती हैं। किसमें? जिससे अचेतन अवस्था में चली जाती हैं। यही इच्छाएं सपनों और विभिन्न रोगों के रूप में हमारे सामने आती हैं। इस तरह से
अचेतन को महत्व देकर फ्रायड ने सपनों मनोरोगों का विश्लेषण किया है। फिर देखिए, फ्रायड ने कामना वासना की ऊर्जा को लिबिडो एनर्जी कहा है। काम वासना की ऊर्जा को इन्होंने क्या कहा? लिबिडो एनर्जी। इसी को इन्होंने आनंद भी कहा है। शैशवावस्था के बच्चे में काम की या लिबिडो एनर्जी चूसने की आदत के रूप में व्यक्त होती है। पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था के बच्चों को मल मूत्र करने में आनंद आता है। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते यह लिबिडो एनर्जी केंद्रित होने लगती है। अतः किशोर एवं किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगती हैं। फिर देखिए, अगले मनोवैज्ञानिक हैं कौन? युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत। युंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने व्यक्तित्व के संबंध में कहा है कि व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं। एक है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है? ऐसे व्यक्ति अपनी ओर ही उन्मुख रहते हैं। ये लोग अपनी कल्पनाओं, विचारों, भावनाओं, आदर्शों में लीन रहते हैं। इन्हीं से मिलना जुलना पसंद नहीं है। इन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। फिर देखिए, बहिर्मुखी ये लोग बाह्य संस्कार की ओर उन्मुख रहते हैं, मिलनसार होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये लोग मिलनसार होते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं वे लोगों से मिलने जुलने में रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, दूसरों में रुचि लेते हैं। फिर देखिए, शील गुण सिद्धांत। यह शील गुण सिद्धांत किसका है? तो शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्पोर्ट और कैटल। इसके प्रतिपादक अल्पोर्ट और कैटल हैं। ऐसे गुण या आचरण जिनमें स्थिरता और संगतता हो शील गुण कहलाते हैं। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा इत्यादि शील गुण हो सकते हैं। किसने कहा? अल्पोर्ट एवं कैटल ने। कैटल ने 12 शील गुण बताए हैं और अल्पोर्ट ने शील गुणों को सामान्य एवं व्यक्तिगत में बांटा है। किसने? अल्पोर्ट ने शील गुण को सामान्य एवं व्यक्तिगत रूप में बांटा है। सामान्य शील गुण तो सभी में होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत शील गुण विशेष होते हैं। जैसे गांधी जी में अहिंसा प्रमुख शील गुण था। ठीक है, इन्होंने शील गुण को बताया कि जो व्यक्तिगत शील गुण होता है वह व्यक्ति विशेष में होता है, जबकि सामान्य शील गुण वह सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अगले हैं मनोवैज्ञानिक मैस्लो का सिद्धांत। देखिए, मैस्लो का मांग का सिद्धांत। इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किए। तो मैस्लो के अनुसार देखिए, मैस्लो के अनुसार व्यक्तित्व का विकास अभिप्रेरकों या मांगों पर निर्भर रहता है। 5 मांगें होती हैं। नंबर 1, दैहिक या शारीरिक मांग। दैहिक या शारीरिक मांग के अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान आता है। दूसरा है सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, स्व सम्मान की मांग और आत्मानुभूति की मांग। ये मांगे उच्च स्तरीय मांगे लेकर निर्बल मांग है। ये कैसी है? ये मांगे उच्च स्तरीय मांगे लेकिन कैसी हैं? निर्बल हैं, निर्बल मांग हैं। और ये निम्न स्तरीय मांग हैं, लेकिन निम्न स्तरीय होते हुए भी यह प्रबल मांग हैं। आगे देखिए,
मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। किसको? मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां। तो व्यक्तित्व परीक्षण की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। देखिए, नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधि, नंबर 2 वस्तुनिष्ठ विधि और नंबर 3 प्रक्षेपी विधि। देखिए, आत्मनिष्ठ विधि क्या है? यह विधि परीक्षक के अनुभव और पसंद नापसंद पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत परीक्षक प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, जीवन इतिहास इत्यादि विधियों के द्वारा परीक्षण करता है। किस विधि में? आत्मनिष्ठ विधि में। वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि, इस विधि के अंतर्गत समाज मिति जैसी विधियों द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। समाज मिति विधि के अंतर्गत समाज या समूह में व्यक्ति की स्वीकृति या अस्वीकृति के आधार पर उसके शील गुणों का परीक्षण किया जाता है। किसके अंतर्गत? जो वस्तुनिष्ठ विधि है, इस विधि के अंतर्गत समाज मितीय जैसी विधियों द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। अगला विधि है प्रक्षेपी विधि। देखिए, प्रक्षेपी विधि, इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। इससे अचेतन मन का परीक्षण किया जाता है। किससे? प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत अचेतन मन का परीक्षण किया जाता है। नंबर 1 वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT। इसकी खोज रोहिणी विश्वनाथ मुखर्जी इत्यादि ने की थी। किसकी? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसे क्या कहा जाता है? TAT परीक्षण। इस विधि में 31 कार्ड दिए जाते हैं जिस पर चित्र बने होते हैं। इन्हीं चित्रों को देखकर बालक को कहानी लिखनी होती है। TAT परीक्षण मुर्रे और मॉर्गन ने दिया था। इस परीक्षण को कौन दिया था? मुर्रे और मॉर्गन। ये 2 मुर्रे और मॉर्गन ने दिया था। इसमें 31 कार्डों में 10 पुरुष के चित्र वाले और 10 महिला व 10 पर दोनों से संबंधित चित्र होते हैं। कार्ड खाली, एक कार्ड उसमें क्या होता है? खाली होता है। माने इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। इन 31 कार्डों में 10 पुरुष के चित्र वाले होते हैं, 10 महिला के होते हैं, 10 पर दोनों बने होते हैं, अर्थात पुरुष और महिला दोनों का चित्र बना होता है, और एक कार्ड उसमें खाली होता है। आगे देखिए, रोरसामसी। कौन? रोरसामसी लक्ष्य परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण। इस परीक्षण में भी 10 कार्ड होते हैं। किसने कार्ड? 10 कार्ड दिए जाते हैं जो लाल, काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। इन पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। इसी को देखकर बच्चे की प्रतिक्रिया देनी होती है। किसको? इन्हीं कार्डों को, जो लाल, काले और सफ़ेद रंग के कार्ड दिए जाते हैं, इन कार्डों पर, इन पर स्याही के धब्बे बने होते हैं और इसी को देखकर बच्चे को प्रतिक्रिया देनी होती है। अगला है CAT। क्या है? CAT परीक्षण। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग लियोपेड बोलाक ने किया था। इसमें इन्होंने भी 10 कार्ड दिए, माने इसमें भी 10 कार्ड होते हैं
जिस पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। इसे देखकर कहानी लिखने को कहा जाता है, कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। शिक्षण एवं शिक्षण विधियां क्या हैं? तो शिक्षण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों ही शिक्षण के प्रमुख अंग होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक और सोद्देश्यपूर्ण होती हैं। यह त्रिध्रुवीय होती हैं। कैसी होती हैं? यह त्रिध्रुवीय होती हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। शिक्षण अध्यापक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होता है, अर्थात शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक एवं जनतंत्रीय होना चाहिए, जनतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यह समावेशी होना चाहिए, जिसमें हर बच्चे को महत्व मिले। स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसमें? इसके उत्तम शिक्षण विधि के अंतर्गत बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षण में बच्चे की सहभागिता भी जरूरी है। शिक्षण में बच्चों की सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। अगला है शिक्षण सृजनात्मक होना चाहिए और वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत,